हाल है आप लोग के। देखिए आज हम लोग डे 6 में जो है करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने 1 से 5 तक में देखा था। ठीक है, उसमें से कुछ आपको जो है जीके जैसे क्वेश्चन थे और आपको 2 जो है करंट अफेयर क्वेश्चन थे। एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको जो भी इसमें क्वेश्चन जो है करवाए जा रहे हैं वो एकदम आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो आप साथ में पढ़ाई कर रहे हैं उसे जरूर कीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको साथ में जो है देखते हुए जाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका ऑपरेशन फ्यूरी और ऑपरेशन रोडिंग प्लान। ठीक है, ऑपरेशन फ्यूरी और ऑपरेशन रोडिंग प्लान यहाँ देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है। तो ऑपरेशन एपिक एपिक फ्यूरी, ये जो ऑपरेशन फ्यूरी है इसका पूरा नाम एपिक फ्यूरी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोडिंग प्लान 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए समन्वित सैन्य अभ्यास के कोड नेम है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये किसका नाम है, आप क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपको एपिक फ्यूरी है, एपिक फ्यूरी आपको ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा और ऑपरेशन रोडिंग प्लान इजराइल द्वारा शुरू किया गया समन्वित सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें आपको देश का नाम और आपसे ऑपरेशन का यह कोड नेम पूछा जाए, तो आपको यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, आगे देखिए। होर्मुज जल डमरू मध्य, होर्मुज जल डमरू मध्य जो है आपको होर्मुज जल डमरू पद पर होर्मुज जल डमरू मध्य पर रणनीतिक नियंत्रण ईरान का है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इस पे रणनीतिक नियंत्रण किसका है, तो ये ईरान का है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। अभी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे बीपीएससी और ईडर के एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशल पोस्ट के जो आपको दरोगा के एग्जाम हुए हैं उसमें भी पूछे गए हैं। जो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है। ठीक है, आगे देखिए। होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, होर्मुज जल डमरू मध्य जो है ईरान और ओमान के बीच एक संकीर्ण जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है आपको ऑडिटर में यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी ऑडिटर में। और देखिए इस तरह की जो भी मैं आपको स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए आपको जो एग्जाम के जो भी पैटर्न जो है जो चेंज हुए हैं उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको वन लाइनर से ज्यादा इसके फैक्ट आपको बिल्कुल ध्यान होने चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या चीजें हुई, क्या बातें हुई, या इस तरह के आप जो भी पढ़ रहे होंगे आप जहां से भी, वहां इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026, और ये देखिए आपको हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर बनता है। आप सभी को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो है आपको थीम क्या है, तो अधिकार, न्याय, कार्यवाही सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। ठीक है, अधिकार, न्याय, कार्यवाही सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। ठीक है, राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका आगे देखिए यहाँ पे 8 मार्च का दिन ये क्यों मनाया जाता है, अब इस संदर्भ में हम लोग बात देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कथन वाले स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां आपको इस तरह के क्वेश्चन ही काम आएंगे, इसलिए आपको इस तरह से ही पढ़ना है। तो यह जो है ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च का दिन जो है रूसी क्रांति के दौरान महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रूसी क्रांति से यह जो है आपको यह दिन निकला था, रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है, जो कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में इससे जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मान्यता दी और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाना जो है यह शुरू किया गया। यानी कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को किस वर्ष जो है मान्यता दी थी, तो 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मान्यता दी थी, और तब से ही जो है आपको यह 8 मार्च के को जो है मनाया जाने लगा। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान रखना है। अब देखिए एक यहाँ पे कुर्द नाम है। ठीक है, ये कुर्द क्या है, तो ये कुर्द देखिए बहुत ही आपको जो है ना न्यूज में जो है चर्चा में रहा था, तो इसके आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको ध्यान होगा। पीवाईक्यू भी आप लोग किए होंगे, वहां भी देखे होंगे, या जो एग्जाम दिए होंगे, कि आपसे पूछा जाता है कि खबरों में रहा इस यह शब्द जो है किससे संबंधित है। नहीं, बहुत प्रकार के आपको शब्द जो है दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है खबरों में रहा यह शब्द जो है किससे संबंधित है, तो उसी में जो है खबरों में रहा आपको कुर्द शब्द है। या कुर्द शब्द जो है क्यों जो है चर्चा में रहा है, यह जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा राज्य विहीन जातीय समूह है। ठीक है, वे मुख्य रूप से तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान और आर्मेनिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं ईरान या सिराक ईरान इस ओर जो है आपको जो भी युद्ध हो रहे हैं, तो यहाँ से संबंधित आपको देखिए आपके सिलेबस में ऐसा ही लिखा जाता है कि दिन प्रतिदिन या फिर अद्यतन घटनाएं जो आपको वर्तमान में घटित हो रही हैं, तो ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, जहां जो है कुछ चीजें
घटित हो रही है, वहां से संबंधित चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कुर्द जो है आपको दुनिया का सबसे बड़ा राज्य विहीन यानी स्टेटलेस जातीय समूह है। वे मुख्य रूप से तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान और आर्मेनिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए और पॉइंट है खार्ग द्वीप। खार्ग द्वीप यह जो क्या है, खार्ग द्वीप, यह भी आपको चर्चा में रहा है। यह फारस की खाड़ी में स्थित 8 किलोमीटर लंबा एक मूंगा द्वीप है। क्या है यह फारस की खाड़ी में स्थित 8 किलोमीटर लंबा एक मूंगा द्वीप है, जो कि उत्तरी फारस की खाड़ी में ईरान के तट से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है, तो उत्तरी फारस के खाड़ी में ईरान के तट से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह फारस की खाड़ी में स्थित 8 किलोमीटर लंबा एक मूंगा द्वीप है। ये सारे फैक्ट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको जब स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित इनमें से कौन जो है आपको खार्ग द्वीप के बारे खार्ग द्वीप के संबंध में सही नहीं है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें जो है बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए। और देखिए, युद्ध से पहले ये छोटा सा द्वीप ईरान के 90% तेल निर्यात के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, अभी जो आपको इस ओर जो है युद्ध चल रहे हैं, उससे पहले ये 90% तेल जो है यहीं से जो है निर्यात किया जाता था। तो खार्ग द्वीप बिल्कुल जो है ध्यान में रखिएगा, खार्ग द्वीप क्या है नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए वन उल्लू। ये वन उल्लू क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए वन उल्लू जो है, वन उल्लू यानी फॉरेस्ट आउलेट क्या है, तो यह उल्लू अधिकांश उल्लुओं के विपरीत मुख्य रूप से दिवाचर यानी कि ड्यूरनल यानी कि दिन के दौरान सक्रिय है। आपको जैसे कि पता है कि उल्लू जो है अधिकांश रात को देख पाते हैं, और यह भी पता होगा कि रात में क्यों देख पाते हैं। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे उल्लू जो है रात में क्यों देख पाते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि कोनीय सेल और क्षारीय सेल जो होता है यही जिम्मेदार होता है, जिसमें उल्लू में आपको कोनीय सेल की अधिकता होती है, जिस वजह से वो रात में देख पाते हैं। और तो ये आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। तो इसके विपरीत जो है ना वन उल्लू आपको इसके विपरीत जो है ये दिन में सक्रिय है। ठीक है, दिन में सक्रिय है। और इस चर्चा में क्यों रहा है, तो चर्चा में ये इसीलिए रहा है आपको क्योंकि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क आपको 3-4 सालों से एकदम चर्चा में रहा है, तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पहली बार लुप्तप्राय वन उल्लू के प्रमाणिक दर्शन दर्ज किए गए हैं। कहाँ दर्ज किए गए हैं इसके प्रमाणिक दर्शन, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ये भी ध्यान रखिएगा कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। आपको अभी हाल फिलहाल में चीता के लिए यह जो है जाना जा रहा था, तो बिल्कुल इसे ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, वो लिखा है नई पादप प्रजाति। और ये कौन सी पादप प्रजाति है, तो ओस्बेकिया जुबिन गर्गियाना। ओस्बेकिया जुबिन गर्गियाना। ठीक है, इस तरह के नाम आपको उम्मीद करते हैं कि याद रह जाएंगे, क्योंकि यह नाम आप पहली बार सुन रहे हैं। ओस्बेकिया जुबिन गर्गियाना नई पादप प्रजाति है यह। देखिए यह जो है कहाँ पाया गया है, तो असम के मानस नेशनल पार्क में। असम के मानस नेशनल पार्क में देख सकते हैं, जैसे कि अभी आपको मध्य प्रदेश में आपको कूनो नेशनल पार्क से संबंधित यहाँ पे वन उल्लू से संबंधित न्यूज था, उसी तरह आपको ओस्बेकिया जुबिन गार्गियाना ये जो नई पादप प्रजाति है, इससे संबंधित आपको नेशनल पार्क असम का जो है नेशनल पार्क यहाँ पे जो है यहाँ से संबंधित है। तो इसलिए आपको ये सारे फैक्ट जो है बिल्कुल ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि आपको मिलान करने वाले में ये सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो ओस्बेकिया जुबिन गर्गियाना जो है असम के मानस नेशनल पार्क में पौधों की एक नई प्रजाति ओस्बेकिया जुबिन गर्गियाना की खोज की गई है। और इसका नाम जो है प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है, तो जुबिन गर्ग के नाम पे रखा गया है। ये एक प्रसिद्ध गायक है, असम के ही एक प्रसिद्ध गायक है, और इन्हीं के नाम पर जो है यह जो है नामांकन इसका किया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी में आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, जो आपको चर्चा में हो और पहली बार जो है उसका आपको न्यूज में देखने के लिए मिला हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, वो लिखा है भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता। ठीक है, व्यापार समझौता। तो ये देखिए आपको भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात पर पारस्परिक टैरिफ को लगभग 50% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। ये परसेंटेज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 50% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 18% यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रहार। ये प्रहार क्या है, तो प्रहार आपको यहाँ पे देखिए इसके मैंने डिटेल को लिखा है आपको कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार का अनावरण किया है। यानी कि आपको आतंकवाद से लड़ने के लिए, यानी आतंकवाद को खत्म करने हेतु आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति है, जिसका अनावरण किया गया है। ठीक है, और यह देखिए आपको
यह 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक बहुस्तरीय रणनीति प्रस्तुत करती है। कितने स्तंभों पर? तो 7 प्रमुख स्तंभों पर। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रहने चाहिए। और ये कौन-कौन से 7 स्तंभ हैं? तो आपको यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। इसमें शामिल है आपको देखिए हमलों की रोकथाम और नागरिकों की सुरक्षा, ठीक है? तो हमलों की रोकथाम और नागरिकों की सुरक्षा पहला हो गया। फिर दूसरा देखिए मानवाधिकार और कानून के शासन पर आधारित प्रक्रियाएं। ये बिल्कुल आपको ध्यान रहने चाहिए क्योंकि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान रखिएगा। जो आपको आतंकवाद विरोधी नीति जो है प्रारंभ किया गया है प्रहार नाम से, ये आपको इसमें 7 प्रमुख स्तंभ इसमें शामिल है, जिसमें पहला आपको हमलों की रोकथाम और नागरिकों की सुरक्षा, दूसरा हो गया मानवाधिकार और कानून के शासन पर आधारित प्रक्रियाएं, तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं त्वरित और अनुपातिक प्रतिक्रियाएं, चौथा आप यहाँ पे देखिए तालमेल के लिए आंतरिक क्षमताओं को एकत्रित करना, चौथा आपका हो गया यहाँ पे पांचवा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कम करना। फिर आप आगे देखिए यहाँ पे समाज के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से सुधार और लचीलापन, और फिर आपको अंतिम जो है 7वां अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित करना। ये सारे जो है आपको प्रहार नाम का जो ये आपको आतंकवाद विरोधी नीति शुरू किया गया है इसके जो है भाग है। यहाँ पे 7 प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है? ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगला पॉइंट जो है आपके लिए वो है कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हिस्सेदारी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक वृद्धि जो है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 में किस राज्य ने जो है दर्ज किया है? तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड ने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हिस्सेदारी में सबसे अधिक, उत्तराखंड, ये बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तराखंड ने जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में हिस्सेदारी में सबसे अधिक वृद्धि इसमें दिखाई है, ठीक है? आगे देखिए अगला पॉइंट है आपको यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश बुल्गारिया बना है। तो आप लोग ये ध्यान रखना है कि 21वां देश कौन बना है। आपको यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश जो है कौन बना है? ये आपको बुल्गारिया बना है, ठीक है? बुल्गारिया। और ये देखिए कब बना है? तो 1 जनवरी 2026 को जो है ये आपको इसमें यूरोजोन में शामिल हुआ है, 1 जनवरी 2026 को। आगे देखिए बुल्गारिया ने 1881 से देश की मुद्रा रहे लेव के स्थान पर यूरो को अपनाया। ये जो लेव है ना, इस लेव का अर्थ है आपको बुल्गारिया में, इसका अर्थ शेर होता है, ठीक है? और इस लेव को जो है ये बुल्गारिया की मुद्रा थी कब से? तो 1881 से इसे जो है इसको प्रतिस्थापित करके इसने जो है यूरो को अपना लिया है, यानी कि यूरोजोन में शामिल हो गया है। यूरोजोन में मुख्यतः आपको ऐसे देश हैं जो आपको यूरो मुद्रा जो है वहां पे उसका प्रचलन होता है या चलाया जाता है, उस देश में यूरो का जो है यूज किया जाता है मुद्रा के रूप में। आगे देखिए बुल्गारिया जो है 2007 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको अब यहाँ पे बुल्गारिया जो है यूरो को जब अपना लिया है तो इससे संबंधित जो भी आपको फैक्ट है उसे बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपको बुल्गारिया जो है यूरोपीय संघ का सदस्य कब बना था? ये आपको 2007 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। और यूरोजोन की स्थापना जो है आपको कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1999 को हुई थी। यूरोजोन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1999 को हुई थी। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में 6 देश ऐसे हैं जिसने अभी तक यूरो नहीं अपनाया है। और ये कौन कौन से देश हैं आपको? तो स्वीडन है, पोलैंड है, चेक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया और डेनमार्क। तो ये 6 देश के नाम भी आपको याद रहने चाहिए जिसने अभी तक यूरो को नहीं अपनाया है यूरोपीय संघ के देशों में, ठीक है? यूरोपीय संघ में वर्तमान में अभी आपको 27 देश हैं, ठीक है? ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है, 27 देश हैं। आगे देखिए यूथलिया जुबिन गार्गी, ये देखिए यह अरुणाचल प्रदेश में दर्ज तितली की एक नई प्रजाति है। अभी देखिए जुबिन गार्गी के नाम पे आपने अभी देखा कि असम में भी जो है एक यहाँ पे नई पादप की खोज की गई थी, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान रखना है। ऑस्बेकिया जुबिन गर्गी आना नाम आपको मिलता जुलता है, जुबिन गर्गी आना, लेकिन आगे आपको ऑस्बेकिया लगाया गया है। ये आपको नई पादप प्रजाति है जो कि असम के मानस नेशनल पार्क में पाया गया है, ठीक है? और वहीं पे आपको आगे देख सकते हैं, अभी हम लोग जहां देख रहे थे यूथिलिया जुबिन गार्गी जो है यह अरुणाचल प्रदेश में दर्ज तितली की एक नई खोज की गई प्रजाति है। यूथिलिया जुबिन गार्गी, ये नाम आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए इसका नाम असमिया गायक जुबिन गर्ग के नाम पर ही रखा गया है। जिस तरह से आपको उस पादप के नाम रखे गए थे उसी तरह जो है आपको इसके नाम भी जुबिन गर्ग के नाम पे ही रखा गया है। आगे देखिए एक पॉइंट और है यहाँ पे
लब यतुम पुरस्कार। लब यतुम पुरस्कार, यह पुरस्कार क्या है? तो पहली बार भारतीय हज मिशन को हज समन्वय और संचार में उत्कृष्टता के लिए सऊदी हज और उमराह मंत्रालय द्वारा 2 प्रतिष्ठित लब्य तुम पुरस्कार प्रदान किए गए। और देखिए पहली बार है, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लब्यतुम पुरस्कार क्या है। तो आपको ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, बाकी आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, ये पुरस्कार खितामहू मिस्क समारोह में प्रदान किए गए, जो औपचारिक रूप से हज सीजन का समापन करता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का यह जो है आज का क्लास खत्म होता है। एकदम हम लोग छोटे छोटे क्लास करेंगे और इसी तरह से जो है हम लोग एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उन सारी चीजों को देखेंगे। और आप लोग बने रहिए रैंका डिफाइन के साथ। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ सके इसमें, क्योंकि ये क्लास आपके बहुत काम आने वाली है। सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं, आगामी जितने भी एग्जाम है आपको उस सभी में आपको इस सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिस पर आपको बिहार दरोगा में जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे हमारे नोट से। तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए और अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से दिया कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल शाम 7:30 बजे। ओके।